नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख़्याल भी रख रहे होंगे। आज की कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के शिमला की तरफ। ये कहानी छत्तीसगढ़ के कहे जाने वाले शिमला मैन पार्ट की है। साथ ही साथ दो प्रेम करने वाले जोड़े की जिंदगी में भी हम आपको लेकर चलेंगे। और जब प्रेम चल रहा था तो उसी प्रेम भरा जिंदगी में खून खराबा हो जाता है। आखिर वो कैसे हो जाता है? खून खराबा होने के बाद भारतीय न्याय व्यवस्था जो है, खून खराबा करने वाले को आखिर कौन सी सजा देती है? सजा होती भी है या नहीं होती है? और क्या वो कारण रहा है कि प्यार भरी जिंदगी में अचानक खून खराबा हो जाता है, खूनों की बौछार हो जाती है? लेकर चलते हैं आपको मेन पार्ट की तरफ और कहानी वहीं से शुरू होगी। कहानी की तरफ चलने से पहले समाज को चाहिए साफ सुथरा। सोशल मीडिया कोर्स ऑफ ट्रस्ट और अनमोल जिंदगी का एक पहल है और इस पहल में आप जरूर भाग लें। mypungi.com में अपना अकाउंट बनाएं, पूरे परिवार के साथ सोशल हो जाएं और कुछ अर्निंग भी करें वहां से। साथ ही साथ अनमोल जिंदगी .in एक पत्रिका है, भारतीय पत्रिका, और देश विदेश के समाचार आप बिना रुकावट के वहां पे देख सकते हैं। वहां भी आप विजिट करना ना भूलें। और अगर आप कोई धंधा करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे रोजी रोजगार करते हैं, तो उसके बारे में आप फ्री में अनमोल जिंदगी .in पे ऐड आप डाल सकते हैं। ये कोर्स ऑफ ट्रस्ट और अनमोल जिंदगी की तरफ से आप तमाम सुनने वालों के लिए एक तोहफा होगा। चलते हैं मैन पार्ट की तरफ। मैन पार्ट आप गूगल में भी सर्च करना, ऊंचाई पे बसा हुआ है। इंदिरा गांधी का जब राज था तो कुछ ऐसे तिब्बती हैं, पूरा परिवार के साथ इंदिरा गांधी वहां पे बसाई, क्योंकि तिब्बतियों को चाहिए ठंडा प्रदेश। और छत्तीसगढ़ में ये मेन पार्ट ठंडा प्रदेश ही कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में छोटा शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है। और वहां का जो बनावट है वो इतना रमणीक है, ऐसा मानते हैं कि वो जो इलाका है वो मारिच का इलाका रहा है, सुर्पनखा का इलाका रहा है और इतिहास से जुड़ा हुआ है, रामायण से जुड़ा हुआ जगह है। मैं भी वहां पे विजिट करने गया था और जब वहां के पेड़ों को, वहां के फूलों को जब मैं देख रहा था तो उसके अंदर भी एक जादुई कलात्मक चीजें मुझे दिखाई दी थी। वैसे पेड़ बाकी के और भी स्टेट में नहीं मिलते हैं जो आपको मेन पार्ट में मिलेंगे। टाइगर पॉइंट्स है, मछली पॉइंट्स है और उल्टा पानी बहता है। सबसे बड़ी बात है कि पानी उल्टा बहता है, पहाड़ से पानी आती है, नीचे गहराई में जाती है और गहराई से चलकर सीधे ऊपर की तरफ जहां ऊंचाई है उधर जाकर और नीचे गहराई में जाकर गिर जाती है। और वो लगातार, यानी सालों भर वो पानी कभी सूखता नहीं है। इतनी चमत्कारी जगह है, अच्छा लगता है, शुद्ध हवाएं हैं, वहां के लोग भी बड़े सीधे साधे और सरल भी हैं। कहानी उसी मेन पार्ट के जजबा गांव की है। जजबा गांव वहां के घाट से जुड़ा हुआ, यानी घना जंगल से पास में ही वो गांव बसा हुआ है। और ज्यादातर यादव मेन पार्ट में, यादव समाज मेन पार्ट में रहते हैं। यादव समाज में ऐसा है कि चारा की तो कमी है नहीं, हरे हरे चाराएं मिल जाती हैं, पेड़ हैं, पत्तियां हैं, घास है, जिसकी वजह से वहां के ज्यादातर यादव लोग भैंस पालन करते हैं। और भैंस पालन करने की वजह से दूध, दही, माठा और दूध से संबंधित जो भी आपको प्रोडक्ट्स बोलिए वो, उसकी प्रचुर मात्रा में वहां पे व्यवस्था रहती है। जजबा गांव के सावित्री, सावित्री वही यादव की छोरी है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है।
चेहरा भरा हुआ है, गोरा-गोरा पूरा का पूरा शरीर है, दूध, माठा, दही, घी खाया हुआ शरीर, कम ही उम्र में वो काफ़ी निखर जाती है। लेकिन काम यही होता है उसका कि जंगल जाना होता है, भैंसों को देखना होता है। ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई हुआ नहीं है सावित्री का। जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आना भी होता है घर के लिए। खूबसूरती तो है ही और सावित्री को भी पता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, सुंदर तो हूँ और सावित्री को अपने सुंदरता पे बड़ा ही नाज़ है। एक दिन वो जंगल जाती है, लकड़ी ही काट रही होती है कि झाड़ियों से गुर्राने का आवाज़। सावित्री को समझते देर नहीं लगता है कि ये जो गुर्रा रहा है, ये कोई शेर नहीं है, ये भालू है और भालू, हाथी ये सब मेन पार्ट में आम है, पाए जाना आम है, मिलते रहते हैं। गाहे-बगाहे हाथियों का आतंक रहता है, वो घने जंगलों से वो बाहर निकल कर गाँव में भी आकर कभी-कभी फसलों को, घरों को, लोगों को तबाह कर देते हैं, परेशान करते हैं। जंगल में जाने के बाद भालू तो अक्सर मिल जाया करती हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जो भालू इंसानों पर अटैक किया हुआ होता है और इंसान भी भालू को कभी-कभी मार दिया करते हैं वहाँ पे। ये आम बात है। भालू को गुराने के बाद वो लकड़ी को सावित्री छोड़ती है और पीछे चीते की रफ्तार से पीछे की तरफ भागती है और भागती जाती है। इतने में झाड़ी से निकलने में भालू को थोड़ा-सा वक़्त लगता है और वो सावित्री के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। भालू पीछे-पीछे सावित्री आगे दौड़ रही है। दौड़ते, 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 दौड़ते एक आदमी लकड़ी काट रहा होता है, टुक की आवाज़ आ रही थी। कुल्हाड़ी हाथ में था और उस आदमी के पीछे जाकर पीठ पे छुप जाती है। कांधे को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेती है और पीछे उसको चिपक जाती है। काँपने लगती है, डरने लगती है। भालू तब तक वहाँ पे सामने आ जाता है। वो जो व्यक्ति है, उसको समझते देर नहीं लगता है कि आखिर ये आगे भालू करने वाला क्या है और इसे क्या करना चाहिए। जंगल में रहने वाले लोग अनुभव की कमी नहीं है। बहुत बार ये भी व्यक्ति भालू के अटैक से बचा हुआ था और बहुतों को बचाया हुआ था। हाइट 5 फुट 6 इंच, चौड़ा सीना, भरा हुआ शरीर, दूध, माठा, दही, घी खाया हुआ यादव का शरीर, ये भी यादव ही था और इस बंदे का नाम भानु प्रताप यादव था। नौजवान लड़का, 22 साल का उम्र, नया खून, उंगली को लेकर अटैक कर रहे भालू पर ऐसा वार करता है और सटीक ऐसा एक टांगी, टांगी का मतलब अ, ब अ, टांगी एक कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का ऐसा वार करता है वो, एक कुल्हाड़ी कंजबड़ा यानी कान के पास भालू का लगता है जोरदार, घुस जाता है भालू के कान के ठीक नीचे कुल्हाड़ी, धारा प्रवाह खून निकलता है और बिलबिल कर भालू वहां से भाग जाता है। भानु प्रताप सावित्री को बचा लेता, हिम्मत देता है और हिम्मत देने के बाद सावित्री को कहता है कि आप घर चले जाइए। जजबा गांव से दूर सावित्री का घर था और ये जजबा गांव का भानु प्रताप। सावित्री डरते हुए अपने घर चली जाती है, भानु प्रताप भी अपने घर चला आता है। समय गुजरता है, इसके गांव से बारात जाती है उसी गांव में जहां की सावित्री थी। बारात में ये डांस कर रहा होता है, लेकिन इसकी नजर उस सावित्री पे पड़ जाता है। सावित्री देखने में तो बहुत खूबसूरत थी और बारात में गए हुए बाकी जितने भी नौजवान धड़कते धड़कन यानी दिल थे, वो सब की निगाहें सावित्री की तरफ थी।
बारात में सजी हुई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। सावित्री की भी नजर भानु प्रताप पे जाता है। भानु प्रताप का भी व्यक्तित्व कुछ कम तो था नहीं। वो सावित्री भानु प्रताप को अपने मन में बसा लेती है, लेकिन भीड़ है, आखिर कहे तो कहे कैसे। दुल्हन का जो भाई है, सावित्री उसे कहती है कि भाई जरा वो बाराती में एक बंदा आए हैं, इशारा करके, उनको आप घर में बुलाइए, थोड़ा सा हमको बात करना है। भाई जाता है, भानु प्रताप को बुलाकर लेकर आता है। सब शादी में व्यस्त हैं, रूम तो खाली ही है, शांति है, दोनों बैठकर आराम से बातें करते हैं। सावित्री कहती है कि उस दिन अगर आप हमें बचाए नहीं होते तो मेरी जान चली गई होती। भानु प्रताप कहता है कि कोई बात नहीं, वो तो हमारा फर्ज था और बचाना तो था ही। हम दोनों को जान का खतरा था, उस दिन कुछ भी हो सकता था, लेकिन हो गया। सावित्री कहती है कि आप मुझे उसी दिन से अच्छे लगते हैं और मैं आप ही के बारे में सोचते रहती हूँ। आपको याद है, मैं आपके पीठ के पीछे ही छुप गई थी और मैंने अपने दोनों हाथों से आपको पकड़ लिया था। ये बात भानु प्रताप कैसे भूल सकता है, क्योंकि भानु प्रताप, एक तरफ भानु प्रताप का नजर तो उस दिन भानु की तरफ था ही, दूसरी तरफ ऐसा भी था कि कुछ तो ऐसा है जो गुदगुदी के जैसा वो महसूस कर रहा था। और शायद वही एनर्जी भानु प्रताप के अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से कुल्हाड़ी इतना जोरदार तरीके से चलाया था कि भालू का जो काम है बन चुका था। यानी वो पीछे लौटकर भागा था और हो सकता है उसकी जिंदगी खत्म ही हो गई होगी। अच्छा, तो भानु प्रताप को भी लग रहा था। ये कहता है कि तब आपका इरादा क्या है। भानु प्रताप ये कहता है कि सावित्री, मैं भी ये चाहता हूं कि आप हमारी जिंदगी में आए। वो कहते हैं कि अच्छी बात है, तो घर में बात कर लीजिएगा, पापा को भेज दीजिएगा, दोनों में आपस में बात हो जाती है। बारात जब लौट जाती है, भानु प्रताप अपने पिता को कहता है कि पिताजी, उस गांव में एक लड़की है और हम चाहते हैं कि शादी करें। जमाना बदल रहा है, स्वाभाविक है कि लड़के भी अब माँ बाप को कह सकते हैं मन की बात। आग ऐसी लगी थी भानु प्रताप को और सावित्री को कि समाज का जो डर है, समाज में जो परंपराएं हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ही आगे का कदम वो उठाना चाहते थे। दोनों बड़े समझदार तो थे। वो प्रताप के पिताजी यहाँ पे रिश्ता लेकर आते हैं, बात तय हो जाती है, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बड़े प्यार से जिंदगी दोनों का कट रहा है। सावित्री बहुत दिलो जान से चाहती है, इतनी सेवा करती है, सास का, ससुर का, भानु प्रताप का, पूरा घर का, और घर के जितने भी जानवर भी हैं, जानवर बोले तो भैंसे वगैरह जितने भी हैं, खेत का पूरा काम सावित्री संभाल लेती है। भानु प्रताप अंबिकापुर मेन पार्ट से वो रोज आता था अंबिकापुर, वो चलाता था गाड़ी, जज साहब का ड्राइवर था वो। उसे रोज वहां से निकलना होता था, सुबह सुबह 8 बजे निकलता था, 10 बजे तक यहाँ पहुंच जाता था और पहुंचने के बाद गाड़ी चलाता था और सीधे शाम को ही घर जाता था। एक दिन भी भानु प्रताप कहीं रुकता नहीं, क्योंकि इतना प्यार। और ऐसा कोई दिन ना हो जो सावित्री के लिए अलग अलग प्रकार के तोहफे ना ले जाता हो, भले वो चॉकलेट ही क्यों ना हो, आइसक्रीम ही क्यों ना हो, इस प्रकार से छोटे 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 तोहफे लेकर जाना, उसे घुमाना, बातें करना, प्यार मोहब्बत से रहना, ये भानु प्रताप का स्वभाव भी था। और सावित्री की भी। समय गुजर रहा था, एक लड़का भी होता है, बच्चा पाकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जिंदगी बहुत बेहतर तरीके से चलती है, ढेर सारी खुशियां घर में आ जाती है। भानु प्रताप भी बहुत खुश है।
ड्यूटी पे जाता है, आता है, बच्चे को खिलाता है और सावित्री भी मशगूल है। एक दिन ऐसा होता है कि जज साहब के लड़के का बर्थडे था। ये टाइम था आपको दिसंबर 12 दिसंबर 2022। 12 दिसंबर 2022 को जज साहब के लड़के का बर्थडे था। उस दिन सुबह-सुबह जब ड्यूटी पे आया तो जज साहब बोले कि भानु प्रताप ऐसा करना कि हमें बाहर जाना है फैमिली कार से और फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो रायपुर की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्राम बाहर का है। आज आपकी छुट्टी है, आपको जाने की आवश्यकता नहीं। फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइव भी कर सकते हैं, अपनी-अपनी गाड़ियाँ हैं और उन लोगों के साथ ही हम जा रहे हैं, तो आपकी आवश्यकता अभी नहीं है, आप चले जाना। वापस कल आएँगे तो फिर आप जॉइन कर लेना। लेकिन मेरा भाई लड़के का बर्थडे है तो अ, कुछ-कुछ तोहफ़े हैं, भानु प्रताप को दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं कि ये लो और मिठाइयाँ भी ले लेना और घर चले जाना। भानु प्रताप घर चला जाता है समय से पहले। समय से पहले भानु प्रताप घर चला जाता है। दरवाज़ा पे आवाज़ देता है। दरवाज़ा खुलती नहीं है अंदर से। क्योंकि जो दरवाज़ा था उसके अंदर एक ही कमरा, बाहर से एक कमरा था और उस कमरे में बाहर से एक दरवाज़ा था, अंदर से किसी भी प्रकार का दरवाज़ा कहीं भी जाने या आने के लिए, घर के अंदर जाने-आने के लिए नहीं था। मेन दरवाजे की तरफ जब ये आया, तो घर में ढूँढता है कि सावित्री कहाँ है, कैसे है? बच्चा खेल रहा होता है। माँ-बाप तो खेत पे गए हुए हैं, सावित्री घर पे थी तो वो ढूँढता है, तो एक कमरा है जो अंदर से बंद है और उसको नॉक करता है तो दरवाज़ा अब खोलने के सिवा जो भी अंदर है, उसके पास तो अब कोई रास्ता बचा नहीं है, दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। सावित्री दरवाज़ा खोलती है और खोलती जब है, तो सावित्री के जो कपड़े होते हैं, वो आधे होते हैं शरीर के ऊपर। बस सावित्री पेटीकोट में होती है, बाकी किसी भी प्रकार का सावित्री के बदन पे कोई कपड़ा नहीं होता है और सावित्री के पीठ के पीछे खड़ा होता है अभय यादव और वो भी उसी अवस्था में। ये देखता है, भानु प्रताप देखता है अपनी आंखों से, आंखें लाल हो जाती है, पूरा शरीर तमतमा जाता है, नाक से ऐसा लगता है कि बस आग बाहर निकल रहा हो। वो जो कमरा था, कमरे के दरवाजे के पास ही कुल्हाड़ी, स्वाभाविक है आज भी मेन पार्ट हो या जंगली इलाका हो, कुल्हाड़ी से लोग लकड़ियां काटते हैं और कहीं न कहीं उसे खड़ा करके घर के दरवाजे या आस-पास में रख देते हैं। उस दिन वो कुल्हाड़ी उस दरवाजे के पास में था, इसकी नज़र कुल्हाड़ी पे चली जाती है। कुल्हाड़ी उठाता है और ऐसा वार करता है अभय यादव पे, ऐसा वार करता है कि अभय यादव को संभलने का मौका भानु प्रताप देता नहीं है। उस दिन जैसा इसके शरीर के अंदर फुर्ती, बल, उससे कईयक गुना अधिक जिस दिन वो भालू पे हमला किया था, वैसा ही आक्रोश, ताकत इसके अंदर आ जाती है और देख खचाखच, 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 जहां समझ में आता है कुल्हाड़ी से वार करते जाता है, ऐसे लगता है कि बस लकड़ी को ही काट रहे हैं। इधर वार पे वार हो रहा है, वार पे वार हो रहा है, कर रहा है, खून के छींटे चारों तरफ फच 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 करके बाहर छींटा उड़ रहा है। इतना सावित्री देखती है और सावित्री भागती है उसी स्थिति में, उसी स्थिति में भागती है
और भागती है तो भागते रहती है। भानु प्रताप हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए है, करीब करीब 50 वार से अधिक शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं होगा जहां पे वो वार ना किया हो। टुकड़े टुकड़े कर देता है लकड़ी की तरह। अब भानु प्रताप का जो ध्यान है इधर से हटता है और ध्यान जाता है सावित्री की तरफ, और ये सोचता है कि वो सावित्री जिसे मैं सच में सती सावित्री में मान चुका था, मेरे साथ ऐसा किया, मैंने क्या कमी किया था। बेचैन होकर घर के अंदर चारों तरफ बाड़ी, खेत, खलिहान, चारों तरफ ढूंढता है बेचैन होकर। दौड़ कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, चारों तरफ जहां तक संभव था वो ढूंढ लेता है कि कहां जा सकती है। सावित्री मिलती नहीं है। गुस्सा आता है, बाइक उठाता है, इसको लगता है कि बस वो मायके चली गई होगी, अगर वो मायके में भी मिल गई तो मैं बख्शूंगा नहीं। हाथ में खून लगा हुआ, कुल्हाड़ी में खून लगा हुआ, वो सीधे मायके चला जाता है। मायके वाले लोग भी खेत वगैरह में गए हुए थे, सुनसान तो जगह ही था, जंगली इलाका है। ढूंढता है चारों तरफ, वो मिलती नहीं है। सावित्री मिलती ही नहीं है इसे। समय हो चुका होता है। अब इसे होश आता है कि यार गुस्से में तो मैंने मर्डर कर दिया है, अब क्या किया जाए। बस बाइक और कुल्हाड़ी को वहीं पे छोड़ता है और चल देता है जंगल की तरफ। इधर लाश पड़ा हुआ है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शाम का समय जब माँ बाप आते हैं, वो भी हंगामा करने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस घटना स्थल पे आती है, उसके सारे टुकड़े किए गए शरीर को पंचनामा किया जाता है। पंचायत के सरपंच को बुलाया जाता है, पंचनामा किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है। वहां पे अब बताए कौन कि भाई मर्डर किया तो किसने, कोई तो था नहीं, सावित्री है नहीं, घर से सावित्री गायब है। अनहोनी होने का बहुत बड़ा डर सता रहा है। पुलिस अपना जांच करना शुरू कर देती है। 2 दिन बाद सावित्री मिलती है पुलिस को ढूंढते ढूंढते। वो जंगल में जाकर एक गुफा के अंदर छुप कर बैठ गई थी, न घर गई थी और न कहीं गई थी। गुफा छोटा सा गुफा, और आगे से पत्थर वगैरह कुछ लगा दी थी ताकि भालू वगैरह भी ना आए। 2 दिन जब माहौल शांत हुआ तो वो धीरे धीरे यहाँ पे वापस आई। क्योंकि सावित्री समझदार तो थी कि अगर उसने काट डाला है तो वो वहां नहीं होगा। आती है, आने के बाद सारी कहानी, तब तक पुलिस तो छानबीन के दौरान आना जाना वहां पे था ही। पुलिस को ये पता चलता है कि भानु प्रताप ने ही मर्डर किया हुआ है। पुलिस अपने सारे मुखबिरों को चारों तरफ, जितने भी इलाके हैं चारों तरफ बिछा दिया जाता है। और स्वाभाविक है कि भारतवर्ष में जितने भी थाना है उनके अपने अपने मुखबिर, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई गली नहीं और ऐसा कोई जगह नहीं जहां नहीं होते। प्रशासन का भी काम करने का तरीका और अंदाज अपना है। मुखबिर के हिसाब से पता चलता है कि भानु प्रताप एक जगह पे छुपा हुआ है। पुलिस टीम लेकर पहुंचती है और भानु प्रताप को वहां से पकड़ लेती है। भानु प्रताप भागने का काम नहीं करता, पुलिस लेकर आती है। पुलिस अपना जितना भी जो क्रिया और प्रक्रियाएं हैं, सारे कागजात बनाती है और बनाने के बाद कोर्ट में पेश करती है अंबिकापुर। और कोर्ट में पेश करने के बाद सीधे केंद्रीय जेल अंबिकापुर में उसे डाल दिया जाता है। अब आगे क्या होगा? मर्डर तो इसने किया है,
स्वीकार भी इसने किया है और ये जो हमने टोटल बातें आपको बताई, यही बात भानु प्रताप ने अपने बयान में लिखवाया। प्रशासन अब क्या करेगी? कैसे बचेगा ये भानु प्रताप? और इसके घर वाले लोग, इसकी पत्नी और इसके बच्चे का क्या हुआ? ये बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं। यहाँ पे जेल के अंदर है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो जाते हैं। भानु प्रताप के माँ-बाप अभय यादव के माँ-बाप से मिलते हैं। अभय यादव के माँ-बाप बहुत बुजुर्ग हैं। पत्नी है अभय की जो, वो भी बहुत समझदार है। पंचायती बैठती है। पंचायती बैठने के बाद भानु प्रताप के पिता कहते हैं कि बिटिया अब बोलिए आपको क्या करना है? आगे केस लड़ना है, गवाही देनी है या भानु प्रताप को सजा दिलवाना है? अभय यादव की जो पत्नी थी, बहुत दिनों से जानती थी कि मेरा जो पति है, वो सावित्री पे मरता है, गाहे-बगाहे मिलता है। सिर्फ पता अगर नहीं था, तो ये भानु प्रताप को नहीं पता था कि मैं जिस पत्नी को इतना चाहता हूँ, वो मेरे पीठ पीछे इस प्रकार की रास-लीलाएँ करती है। अभय यादव की पत्नी ये समाज में कहती है, अब मेरा पति रहा नहीं, मेरे सास-ससुर बुजुर्ग हैं, मेरा क्या होगा? अगर मैं सजा दिलवा दूँ भानु प्रताप को, तो मुझे क्या मिलेगा? दोषी तो मेरा पति ही है। अगर मेरा पति का चाल-चलन अगर अच्छा होता, तो शायद ये दिन मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। मैं केस लड़ना नहीं चाहती। आप तमाम लोग मेरे लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि अगर हो सके तो 2-4 बीघा ज़मीन आप हमें दे दें ताकि मैं खेती करके अपने बाल-बच्चों को, अपने सास-ससुर को मैं पाल सकती हूँ। भानु प्रताप के पास 12 एकड़ ज़मीन था। इसके पिताजी मान जाते हैं, ठीक है बेटा, हम आपको 4 एकड़ ज़मीन देते हैं। 4 एकड़ ज़मीन पे पंचायती पे मुहर लग जाती है। वकील के पास आते हैं, सुलहनामा लग जाता है। हाई कोर्ट सुलहनामा लगने के बाद केस को वहां से खारिज कर दिया जाता है और भानु प्रताप अपने घर सकुशल लौट जाता है। दोस्तों, आज की कहानी से क्या सीखने को मिलती है? यही सीखने को मिलती है कि जस करनी तस हो पावा और नरक में जाए तो क्यों पछतावा। ये एक लोकोक्ति है। हमारे अपने कर्म एकदम से स्वच्छ रखने चाहिए। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो पवित्र होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल और कपट नहीं होनी चाहिए। इससे यही सीख मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।